नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार भारी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड। आज हम अध्ययन करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं और उसके महत्व का। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित और निर्मित संविधान है। इससे पहले कोई संविधान लिखा नहीं गया था और यही कारण है कि ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि ये प्रथम लिखित संविधान है। ऐसे तो ब्रिटेन को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, परंतु ब्रिटेन में अभी समयों अर्थात परंपराओं, प्रथाओं के कारण शासन चलता रहा। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रकरण ब्रिटेन से इस रूप में अलग है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों ने उपनिवेशवाद से मुक्ति पाई और फिर एक संघ बनाकर इन्होंने अपने कुछ विषयों को संघीय शक्ति को समर्पित कर दिया और इस कारण विश्व में संघीय व्यवस्था आई और संविधान का लेखन हुआ। तो इस रूप में ये निर्मित लिखित संविधान है और बहुत छोटा संविधान है, 7 पेज का। चूँकि जैसा मैंने बताया कि अमेरिका में उपनिवेशवाद से इन लोगों ने मुक्ति पाई थी। जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वॉशिंगटन, तो जो कालांतर में अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया और उन्हें जन समर्थन प्राप्त था। इसलिए ये प्रथम लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान भी था। लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि जनता ने इनको सपोर्ट किया था। जन अपेक्षाओं के अनुरूप निर्मित संविधान था, जन अपेक्षाओं पर आधारित शक्ति का संविधान था। क्योंकि संविधान निर्मित हुआ तो ये विषय हम कई दफ़ा सुनते हैं कि कौन संप्रभु है। संसद संप्रभु है, न्यायपालिका संप्रभु है, मीडिया संप्रभु है, यह संविधान संप्रभु है। तो अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है। ये संविधान बहुत कठोर संविधान माना जाता है। अब तक इसमें 27 संशोधन हो पाए हैं। 1787 से लेके अब तक लगभग 233 साल के इतिहास में
27 संशोधन ही होना इसकी कठोरता का सूचक है। नम्य नहीं है, लचीला नहीं है, इसको बदला जाना बहुत मुश्किल है। इससे अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना हुई। ये गणतंत्र पर आधारित है। गणतंत्र का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति जिसमें निहित है वह जन प्रतिनिधि होगा। राजतंत्रीय परंपराओं पर आधारित नहीं है। चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत व्यापक भूभाग में फैला राष्ट्र है, आबादी भी बहुत अधिक है, तो यह संभव नहीं है कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो पाए स्विट्ज़रलैंड की तरह, जैसा कि स्विट्ज़रलैंड के कैंटन्स में है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, इनिशिएटिव्स, रिकॉल सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यायपालिका जो है उसने संविधान छोटा होने के कारण उसके राज्यों और संघ में द्वंद्व की स्थिति या राज्यों के अंदर संविधान को लेके संघर्ष की स्थिति उपजने से न्यायपालिका को अवसर मिला संविधान के निर्वचन का, इंटरप्रिटेशन का, उसकी व्याख्या का। और यही कारण है कि लिखित संविधान के इतना संक्षिप्त होने से उसके कालांतर में शब्दों के अर्थ निकाल पाना राज्यों के हितों के या संघ के हितों के अनुरूप हो सकते हैं। इसीलिए हितों के द्वंद्व की स्थिति में न्यायपालिका ने इस भूमिका का निर्वहन किया। संविधान की व्याख्या का, पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। और इसी कारण हम ये मानते हैं कि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वायत्त है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह की फॉर्म्स ज़्यादातर पॉपुलर है, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म और एक प्रेसिडेंशियल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो शासन प्रमुख है वो राज्य प्रमुख भी है, यानी कि वास्तविक शक्तियां और नाम मात्र की शक्तियां दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित है। और वो है अमेरिका का राष्ट्रपति, जो कि प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण अमेरिका से इलेक्टोरल्स के द्वारा निर्वाचित होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था इस रूप में संसदीय व्यवस्था से भिन्न है कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका से
बिल्कुल भिन्न होती है, यानी शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण इस व्यवस्था में देखने को मिलता है। भारत में संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में सांसद ही कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल में जा सकता है, अर्थात विधायिका या व्यवस्थापिका के कुछ लोग कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, परंतु अध्यक्षात्मक व्यवस्था में यह संभव नहीं है। व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस, जिसके दो भाग हैं, सीनेट जो कि अपर हाउस है अमेरिका में, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि लोअर हाउस है, दोनों व्यवस्थापन का कार्य करती हैं, परंतु दोनों से ही कोई कार्यपालिका के लिए नहीं जा पाता। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कांग्रेस से इतर किसी भी व्यक्ति को, जिसको वह अपने कार्यों के लिए उपादेय समझता है, मंत्री पद दे सकता है। इस संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, फंडामेंटल राइट्स। एक भिन्न बात जो भारत से अमेरिका के संविधान में हम पाते हैं वो दोहरी नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि वहाँ का नागरिक अमेरिका का भी नागरिक है, अमेरिका यानी कि संघ का नागरिक है, और 50 राज्य हैं, तो उन राज्यों में अपनी अपनी नागरिकता वो प्राप्त करते हैं। यानी 50 राज्य अपने आबादी क्षेत्र के लोगों को नागरिक घोषित करते हैं, और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता उनको प्राप्त होती है। अब ये कॉन्सेप्ट इसलिए थोड़ा धीमे समझ में आता है कि भारत में एकल नागरिकता है, यानी हम सारे भारतीय केवल भारत के नागरिक हैं। हम चाहे राजस्थान में हों, गुजरात से हों, उत्तर प्रदेश से हों, महाराष्ट्र से हों, केरला, जम्मू कश्मीर, कहीं से भी, हम वहाँ के नागरिक नहीं हैं। हम केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम क्यों है? दोहरी नागरिकता का मतलब है कि राज्य एकक जो हैं, यूनिट्स, उनके नागरिक हैं, और साथ ही वो संयुक्त राज्य अमेरिका के भी नागरिक हैं। अब इसका मीनिंग ये है कि अमेरिका में 50 राज्यों के अपने अपने पृथक संविधान हैं। इसके कारण वो संविधान अपने क्षेत्र के लोगों को नागरिकता देते हैं। भारत में सभी राज्यों के अपने अपने संविधान नहीं हैं। भारत में एक ही संविधान भारत का संविधान है, कश्मीर के अपवाद को छोड़कर। तो इसके कारण अमेरिका का संविधान जो संघीय संविधान है वो बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि संघीय स्तर पर बहुत कम मुद्दे हैं जिन पर सहमति राज्यों ने बनाई, और इसीलिए संघीय स्तर पर अमेरिका के नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, उनका संविधान है,
और पृथक उन 50 राज्यों के अपने अपने मुद्दों को लेकर जिन विषयों का उल्लेख अमेरिका के संघीय संविधान में नहीं कर दिया गया है, उन मुद्दों को उन राज्यों ने अपने अपने संविधानों में उल्लेखित कर रखा है और इसी कारण वो अपने आबादी क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता का दर्जा देते हैं। और ये कानून बहुत भिन्न भिन्न भी हैं एक दूसरे से। इसी कारण अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसा मैंने पहले कहा, अमेरिका में शक्ति विभाजन है। शक्ति विभाजन से तात्पर्य है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये शासन के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। तीनों पृथक हैं, स्वायत्त हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। आपस में इनका कोई ओवरलैपिंग नहीं है, जैसे कि संसदीय व्यवस्था में होती है। अतिव्याप्ति नहीं है, अर्थात कानून निर्माण करने वाला यानी व्यवस्थापिका, कानून का क्रियान्वयन करने वाला अर्थात कार्यपालिका, और कानून का निर्वचन यानी व्याख्या करने वाला अर्थात न्यायपालिका। तीनों भिन्न हैं। इसके कारण अमेरिका में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण पाया जाता है। ये मोंटेस्क्यू, जो फ्रांस का विद्वान था, ने इस कॉन्सेप्ट को वो लेके आए। और इसके साथ ही नियंत्रण और संतुलन से तात्पर्य ये है कि तीनों निकाय अपना कार्य करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तीनों एक दूसरे से किसी भी तरह का मेल नहीं रखते हों, सामंजस्य नहीं रखते हों। चेक एंड बैलेंस, मतलब व्यवस्थापिका है तो अकाउंटेबल है वो अमेरिकन राष्ट्रपति के प्रति, यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, और न्यायपालिका। इन तीनों का इंटरेक्शन इस तरह का है कि वो तीनों नियुक्तियों को लेके, पदच्युति को लेके, कार्यकाल को लेके, महाभियोग को लेके चेक एंड बैलेंस है तीनों संस्थानों का एक दूसरे पे। कांग्रेस जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, उसमें अमेरिकी संविधान के अनुसार 2 सदन, जो मैंने बताया, निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है, लोअर हाउस जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, उसी तरीके से वहाँ लोकसभा के समान लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर हाउस है सीनेट। भारत से इतर अमेरिका में उच्च सदन सीनेट जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। उसकी संख्या कम है, 50 राज्यों के प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर हैं। इस प्रकार से 100 सीनेटर्स कुल हैं। तो बिल्कुल सभी से निश्चित संख्या में और समान रूप से प्रतिनिधित्व लिया गया है। यहाँ पे जो मैंने बताया कि समानता का सिद्धांत सीनेट में रखा गया है, भारत में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो आबादी के अनुरूप है। राज्य छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े राज्य भी हैं। इस कारण भारत में समानता का सिद्धांत नहीं है। जनसंख्या के अनुपात में उनको रखा गया है। सीनेटर के कार्यकाल की अवधि जैसा भारत में राज्यसभा में 6 वर्ष है, ठीक उसी तरीके से वहाँ भी 6 साल है। और
सीनेट पावरफुल इसलिए है, मतलब जैसे भारत में लोकसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोकसभा के बराबर निचला सदन है की तुलना में सीनेट ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो महाभियोगों पर विचार कर सकती है। और भी कई कारण हैं, हम आगे चर्चा करेंगे उन पे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार है और इनका टर्म बहुत छोटा है। चूँकि मैंने बताया कि अमेरिका का संविधान पहला लिखा हुआ संविधान है, तो वो इस कारण बहुत छोटा है और उसमें शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। तो साथ ही जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिका के संविधान की देन है, यानी न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को रिव्यू कर सकती है, उनका अवलोकन कर सकती है कि वो संविधान सम्मत हैं या नहीं हैं। यदि वो संविधान सम्मत नहीं होते हैं तो उनको शून्यकृत करने की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है और इसे ही हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ये संविधान, अमेरिका का संविधान अब तक 27 बार संशोधित किया जा चुका है। अमेरिका के संविधान ने विश्व को पहला लिखित संविधान दिया, तो संविधान का लेखन संभव हुआ। कालांतर में बड़े बड़े संविधान बनने शुरू हुए और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिटर्न और डेमोक्रेटिक फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका की बड़ी देन है। और फंडामेंटल राइट्स भी अमेरिका की एक बड़ी देन है। भारत ने भी फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिए हैं। और दूसरा पावर सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पावर। ये ऐसे तो ब्रिटेन को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, परंतु ब्रिटेन में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, कि कानून निर्माता, कानून का क्रियान्वयन करने वाला और कानून का निर्वचन करने वाला, तीनों में संसदीय व्यवस्था में अर्थात ब्रिटिश या भारतीय व्यवस्था में कानून का निर्माता अर्थात व्यवस्थापिका, कानून का क्रियान्वयन करता अर्थात कार्यपालिका, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं अपने वर्क को लेके। लेकिन अमेरिका में ये बिल्कुल सेपरेट ऑर्गन्स हैं, इसीलिए वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट व्यवहार में पाया जाता है और ये अमेरिका की बहुत बड़ी देन है। न्यायपालिका सर्वोच्च, जब लिखित कानून होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, तो समय के साथ साथ शब्दों के अंतर्निहित भाव की व्याख्या, क्योंकि भाषा भी क्या निरंतर परिवर्तनशील है, किस भावना से वो शब्द लिखे गए और तकनीक के परिवर्तन के कारण शब्दावली भी परिवर्तित होती है, शब्द का अर्थ भी परिवर्तित होता जाता है। ये व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है और इसी कारण न्यायपालिका वहाँ सर्वोच्च हो गई। अमेरिका के संविधान के बारे में हम अपने अगले वीडियो में और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे।